हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी का ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। शुरू करेंगे हम आज के सेशन को। 13 फरवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यहां पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन, एक एक करंट अफेयर आराम से नोट कीजिए। इंटरेस्टिंग सेशन है, मजा आएगा, तो एंड तक बने रहिएगा। पीडीएफ और मॉक टेस्ट आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, तो चेकआउट कीजिए क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन को। ओके, हम चलते हैं हमारे सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। 13 फरवरी के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? नोट कीजिएगा, यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। पहले हम यह देख लें कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को किस आधार पर जारी किया जाता है। तो इस इंडेक्स में यह देखा जाता है कि किसी भी देश के जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो संस्थाएं हैं, जो विभाग हैं, उनमें कितना ज्यादा करप्शन है। जितना कम करप्शन होगा वो देश इस इंडेक्स में टॉप पर रहेगा, और जैसे जैसे करप्शन बढ़ता जाएगा वो देश इंडेक्स में नीचे जाते जाएगा। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 का अभी जारी किया गया है 2026 में, और इसमें इंडिया को 91 रैंक पर रखा गया है। 91 रैंक इंडिया को दी गई है। आपको पता है जब लास्ट ईयर ये इंडेक्स आया था ना, 2025 में आया था 2024 का इंडेक्स, तब उस इंडेक्स में हमको जो रैंक दी गई थी वो थी 96। अब आप यहां पर देखेंगे कि इंडिया की जब 91th रैंक हुई है तो हमारी 5 रैंक में सुधार हुआ है। मतलब करप्शन इंडिया में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कम हुआ है। लास्ट ईयर जो हमको स्कोर दिया गया था वो 100 में से 38 था, और इस बार हमारा स्कोर भी बढ़ा है, 39 अंक हमको दिए गए हैं। तो स्कोर बढ़ा है 1 पॉइंट का, और रैंक में भी 5 पॉइंट का यहां पर सुधार हुआ है। 96 रैंक से हम 91 रैंक पर आ गए हैं। टोटल 182 कंट्रीज को यहां पर रैंक किया गया, और इस इंडेक्स को जारी करती है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम की एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि ग्लोबल लेवल पर काम करता है। तो ये हर साल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को निकालता है। इस बार 2025 का इंडेक्स अभी जारी किया गया। इस इंडेक्स में टॉप की कंट्रीज की बात करें तो पहले नंबर पर है यूरोपीय देश डेनमार्क, सेकंड पर है फिनलैंड, और थर्ड पर रखा गया है सिंगापुर को। इंडिया की नेबर कंट्रीज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली एसएससी में। तो चाइना 76 रैंक पर है, पाकिस्तान 136 रैंक पर है। इसके बाद श्रीलंका की बात करें 107वीं रैंक पर रखा गया। बांग्लादेश 150वीं रैंक पर है। नेपाल 109 रैंक पर रखा गया, और भूटान 8वीं रैंक पर रखा गया है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के मामले में। तो टॉप 3 कंट्रीज इंडिया की नेबर कंट्रीज, यहां से क्वेश्चन आते हैं तो याद रखिएगा। एक वार्षिक इंडेक्स से जो कि 1995 से प्रकाशित किया जा रहा है, 182 कंट्रीज को यहां पर रैंक किया जाता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम की संस्था रिसर्च इंस्टीट्यूट इस इंडेक्स को जारी करता है। इस इंस्टीट्यूट की स्थापना 1993 में की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर जर्मनी के बर्लिन में देखने को मिलता है। इजी। आगे, चांग क्रेडल मानवीय पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए, नॉर्मली क्या होता है, जो चांग क्रेडल मानवीय पुरस्कार है, चांग क्रेडल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, ये नेत्र रोग विशेषज्ञों को दिया जाता है, जो मोतियाबिंद के लिए काम करते हैं ना, आंखों की रोशनी बचाने के लिए समाज सेवा जैसा काम करते हैं, तो उनको दिया जाता है चांग क्रेडल मानवीय पुरस्कार। 2026 में ये जो अवार्ड है ना, भारत में पौंडीचेरी के 2 नेत्र रोग विशेषज्ञ को ये दिया गया, डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश। हरिप्रिया अरविंद और आर वेंकटेश को संयुक्त रूप से दिया गया है चांग क्रेडल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। तो आपको यह समझ में आ गया कि ये दोनों ही कहीं ना कहीं नेत्र रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर हरिप्रिया मोतियाबिंद विभाग की प्रमुख है, और डॉक्टर आर वेंकटेश ये भी अस्पताल में चीफ मेडिकल ऑफिसर के रूप में काम करते हैं पौंडीचेरी में। दिया क्यों गया तो ये क्लियर हो गया। अब यहां पर चांग क्रेडल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड देता कौन है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो अमेरिका का एक सोसाइटी है, एनजीओ की तरह ये काम करता है। तो इसका नाम है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरी, है ना, शॉर्ट में इसे ASCRS फाउंडेशन के नाम से जाना जाता है।
यूएसए का एक फाउंडेशन है, एक एनजीओ की तरह काम करता है। इसने 2017 में इस अवार्ड को शुरू किया था, 2 लोगों ने मिलकर शुरू किया था और यह ऑर्गेनाइजेशन वर्तमान में यह अवार्ड देता है और इसके तहत 1 लाख अमेरिकी डॉलर की राशि दी जाती है जो भी विनर होता है उसको। फाउंडेशन वर्जीनिया यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। ह्यूमन हेल्थ फाउंडेशन है, मानव के लिए, इंसानों के लिए काम करने वाला एक एनजीओ की तरह काम करता है जरूरतमंद लोगों के लिए। ये जो मोतियाबिंद के ऑपरेशन है और ऐसी कोई सर्जरी है, कोई ऐसी सेवाएं देना है तो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में समाज सेवा के रूप में ये फाउंडेशन मदद करता है। ठीक है, तो अवार्ड भी इसी के द्वारा दिया जाता है। लखपति बिटिया योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है? लखपति बिटिया योजना, इसे शुरू किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। वैसे दिल्ली में पहले एक योजना चलती थी, लाडली योजना, अभी तक दिल्ली में ये चलती थी, तो लाडली योजना को रिप्लेस किया है लखपति बिटिया योजना ने और ये राज्य में यूनियन टेरिटरी में लागू की जाएगी 1 अप्रैल 2026 से। 1 अप्रैल 2026 से ये दिल्ली में लागू होगी, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। इसका उद्देश्य ये है, जो योजना लाई गई है लखपति बिटिया योजना, इसका उद्देश्य यह है कि दिल्ली में जो भी बालिकाएं हैं, जो बच्ची हैं, जो छात्राएं हैं, वो पैसे की कमी के कारण स्कूल से ड्रॉप आउट ना हो, मतलब स्कूलिंग और कॉलेजेस अपने कंटिन्यू कर पाए। इसीलिए बच्ची के जन्म से लेकर उसकी कॉलेजेस, जो कॉलेज तक की पढ़ाई है ना, उसका पूरा पैसा जो है दिल्ली गवर्नमेंट देने वाली है। किस्तों में दिल्ली गवर्नमेंट ये पैसा जमा करेगी। तो यह है लखपति बिटिया योजना, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। कुल जमा राशि 56,000 रुपए सरकार के द्वारा दिए जाएंगे और जब मैच्योरिटी होगी तो इंटरेस्ट मिलाकर 1 लाख रुपए से अधिक की राशि जमा हो जाएगी बच्चियों के खाते में। पेमेंट सीधा जो आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट होंगे बच्चियों के, वहां पेमेंट ट्रांसफर किया जाएगा। एलिजिबिलिटी की बात करें तो ऐसी बच्चियां जो या तो जिनका बर्थ दिल्ली में हुआ हो या फिर 3 साल से जिनका परिवार दिल्ली में रह रहा हो और ऐसी फैमिली जिनकी ईयरली इनकम 1 लाख रुपए से कम है, मतलब अगर हार्डली कैलकुलेट करें तो 8-9 हजार के आसपास जिनकी मंथली इनकम है, फैमिली इनकम, उनको इसमें शामिल किया जाएगा। तो ऐसी बच्चियां पैसे की कमी के कारण ड्रॉप आउट ना ले स्कूल से, है ना, माता पिता पढ़ाते नहीं है क्योंकि पैसा नहीं है, तो उनके लिए ये एक स्कीम लाई गई है दिल्ली सरकार के द्वारा। आप सभी को ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं, आप सभी के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम यहां पर अवेलेबल है। 90 डेज का आपके लिए ये मेंटरशिप प्रोग्राम है। आपको टोटल आपकी प्रिपरेशन के लिए 90 डेज का यहां पर प्लान दिया जाएगा, एक ब्लूप्रिंट यहां पर आपको मिलेगा। साथ ही साथ हर रोज आप यहां पर प्रैक्टिस टेस्ट है वो लगा पाएंगे, डेली स्टडी प्लान आपको यहां पर मिलेगा और साथ ही साथ आप अपनी परफॉर्मेंस को भी यहां पर चेक कर पाएंगे। तो 90 डेज का एक चैलेंज है, आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसे ज्वाइन कर सकते हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम है, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहां पर क्लिक कीजिए, मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए और आप अपनी परफॉर्मेंस को यहां पर चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर क्लिक करके डायरेक्ट अवेल कीजिए। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपका हर्डल है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लीजिए। भारत की पहली म्यूजिकल रोड किस शहर में शुरू की गई है? इंडिया की पहली म्यूजिकल रोड, इसे शुरू किया गया है हाल ही में मुंबई में। ठीक है, म्यूजिकल रोड मतलब जिस पर वाहन चलाया जाएगा तो एक साउंड या म्यूजिक बजेगा। ठीक है, तो मुंबई में जो महाराष्ट्र के सीएम है देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने इस रोड का इनॉग्रेशन किया है। 500 मीटर की रोड है, छोटी सी है, 500 मीटर की रोड है। छत्रपति संभाजी महाराज कोस्टल रोड पर इसे बनाया गया है म्यूजिकल रोड को, इंडिया की पहली म्यूजिकल रोड है और इस तरीके से पूरी दुनिया में ये 5वीं ऐसी सड़क है म्यूजिकल रोड, क्योंकि इसके पहले जापान, साउथ कोरिया, हंगरी, यूएई ऐसे देश है जहां पर म्यूजिकल सड़कें, अब यहां पर एक और बनाई गई है, इंडिया में 5वां देश। जो बीएमसी है, दिल्ली का जो नगर निगम है, उसने इसे विकसित किया है और टोटल कॉस्ट आई है इसकी ऑलमोस्ट 6 करोड़ रुपए, 6 करोड़ 21 लाख रुपए की इसकी कॉस्ट आई है। वर्क कैसे करती है? देखो यहां पर क्या होता है कि जो हम्बल स्ट्रिप्स या फिर जो खांचे ना वो लगे, जब उस पर वाहन चलाया जाता है एक पर्टिकुलर स्पीड में 60 से लेकर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जब गाड़ी गुजरती है तो ये एक गाना बजेगा, म्यूजिक बजेगा और नॉर्मली जय हो, स्लम डॉग मिलीनियर का एक सॉन्ग है AR रहमान का, वो यहां पर बजता है। जय हो की धुन सुनाई देती है।
अब देखिए उद्देश्य क्या है ऐसी सड़कों को बनाए जाने का, तो एक तो टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है पहली चीज, और रोड सेफ्टी के लिए जो लोग हैं उनको अवेयर किया जा सकता है कि भाई आपकी 60 से 80 की स्पीड होना चाहिए तो ही आपका म्यूजिक बजेगा, अगर इससे कम ज्यादा हुई तो फिर बैलेंस गड़बड़ाएगा और म्यूजिक नहीं बजेगा। तो जो ड्राइवर्स हैं, जो लोग हैं, उनको अवेयर करना कि भाई आपकी जो स्पीड होती है ना वो हाईवे पर इतनी होना चाहिए ताकि आप एक्सीडेंट से भी बचे, तो कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे आप कि ये स्पीड हमको रखना है, तो इसकी आदत भी यहां पर डाली जा सकती है। तो टूरिज्म को बढ़ावा देना भी इसका एक उद्देश्य है। तो इंडिया की पहली म्यूजिकल रोड है जो कि कहां बनाई गई, तो इसे मुंबई महाराष्ट्र में बनाया गया है। 500 मीटर की सड़क है, 500 मीटर के एरिया को डेवलप किया गया है, रोड के एरिया को, और 6 करोड़ 21 लाख रुपए की इसकी लागत आई है। महाराष्ट्र कैजुअल इंफॉर्मेशन देखिए, देवेंद्र फडणवीस हो जाते हैं सीएम, गवर्नर आचार्य देवव्रत है, डिप्टी सीएम 2 हैं, अभी कुछ समय पहले ही सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बनी है अजित पवार के बाद, और एकनाथ शिंदे पहले से डिप्टी सीएम हैं। विधानसभा सीटें हैं महाराष्ट्र में 288, राज्यसभा की सीटें हैं 19 और लोकसभा की सीटें हैं 48। ठीक है। भारतीय वायुसेना ने थाईलैंड की वायुसेना के साथ मलक्का स्ट्रेट में एक संयुक्त एक्सरसाइज की है। मलक्का स्ट्रेट किन दो महासागरों को के बीच में स्थित है या किन दो महासागरों को कनेक्ट करता है, ऐसा देख सकते हैं। तो मलक्का स्ट्रेट अगर हम इसकी बात करते हैं ना, तो ये हमको 2 महासागर को कनेक्ट करता हुआ दिखाई देगा, एक है इंडियन ओशन और एक है पैसिफिक ओशन। इसी के पास इंडियन एयरफोर्स और थाईलैंड की एयरफोर्स ने एक जॉइंट एयर एक्सरसाइज का आयोजन किया है। अगर आप यहां पर मैप पर देख पा रहे हैं तो ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। अगर आप इस तरफ आएंगे तो ये साउथ चाइना सी की तरफ खुल जाता है, ये जो रूट है, तो ये साउथ चाइना सी जो है वो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन का पार्ट है। और अगर हम इसके उत्तर में इस तरफ आते हैं तो ये अंडमान सी है जो कि इंडियन ओशन का पार्ट है। तो अंडमान सी और साउथ चाइना सी को कनेक्ट करता है। अगर हम वाटर बॉडी देखें और अगर ओशन देख रहे हैं, महासागर देख रहे हैं, तो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को ये कनेक्ट करता है। किन दो देशों को अलग करता है, अगर कभी क्वेश्चन ऐसा आता है तो ये मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में पार्ट करता है, दोनों देशों को अलग करता है। इधर है मलेशिया और नीचे है इंडोनेशिया। इजी, ठीक है। तो इंडियन एयरफोर्स और थाईलैंड की एयरफोर्स के बीच में मलक्का स्ट्रेट के आसपास एक जॉइंट एयर एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। दोनों देशों ने, एक तो अंडमान निकोबार आइलैंड समूह पर और थाईलैंड के एयरबेस पर यह एक्सरसाइज आयोजित किए। उद्देश्य क्या एक्सरसाइज का आयोजित किए जाने का, दोनों देशों के बीच में एक तो तालमेल स्थापित करना और साउथ चाइना सी में जो चाइना का पावर बढ़ता जा रहा है कहीं ना कहीं उसके खिलाफ एक मैसेज देना कि भाई आप पूरा आपका अधिकार नहीं है, दूसरे देशों की भी समुद्री सीमाएं हैं। तो इस तरीके से एक जॉइंट मिशन है जो कि इंडियन एयरफोर्स और थाईलैंड की एयरफोर्स के बीच में किया गया मलक्का स्ट्रेट के पास में। मलक्का स्ट्रेट इंडियन ओशन और साउथ चाइना सी को जोड़ता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, या फिर अंडमान सी और साउथ चाइना सी भी हो सकते हैं। मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया के बीच में वर्ल्ड का 25% ग्लोबल ट्रेड इसी मार्ग से होकर गुजरता है और वर्ल्ड का महत्वपूर्ण मैरीटाइम चौक पॉइंट इसे माना जाता है मलक्का स्ट्रेट को। इंडिया से लोकेशन देखेंगे तो इंडिया के साउथ ईस्ट में देखने को मिलेगा, है ना, अंडमान निकोबार के भी पूर्व में। भारत की जीडीपी और आईआईपी के लिए प्रस्तावित नया आधार वर्ष क्या है, तो इसको हमने लास्ट ईयर डिस्कस किया था जब अनाउंस किया गया था जीडीपी का नया बेस ईयर। अब फरवरी में जीडीपी का नया बेस ईयर रियल जीडीपी को मापने के लिए लागू कर दिया गया है। जीडीपी और आईआईपी दोनों को ही नए बेस ईयर से मापा जाएगा और यह नया बेस ईयर है 2022-23 का। ठीक है, अब जीडीपी 2022-23 के बेस ईयर से मापी जाएगी। अभी तक क्या हो रहा था, देखिए जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन है, इसने जीडीपी, सीपीआई और आईआईपी इन तीनों के बेस ईयर में चेंजेस किए हैं। घोषणा लास्ट ईयर हो गई थी, अब फरवरी में ये लागू कर दिए गए। जीडीपी का जो आधार वर्ष है ना अभी तक वो 2011-12 का था, ये उसके पहले 2004-5 का था, लेकिन ये 2015 में चेंज किया गया और 2011-12 किया गया। अब एक बार फिर से 2026 में चेंज किया गया और 2011-12 से इसको कर दिया गया 2022-23 का बेस ईयर।
रियल जीडीपी जो होती है वो बेस ईयर से मापी जाती है, और जो नॉमिनल जीडीपी होती है उसे करंट ईयर से, जो रनिंग ईयर है, उससे मापा जाता है। आगे हम बात करेंगे। तो सरकार ने कुछ बेस ईयर बदले हैं। बेस ईयर फरवरी 2026 से ये इस बार लागू हो गए। सबसे पहला हम बात कर रहे हैं जीडीपी के बेस ईयर की, तो ये 2022-23 का है नया बेस ईयर रियल जीडीपी का। एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करें, सीपीआई की, तो पुराना बेस ईयर जो था 2012 का था, अब ये चेंज होकर हो गया है 2023-24 का। फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स, इसे कहा जाता है आईआईपी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इसका बेस ईयर अभी तक 2011-12 का था, अब ये भी हो गया है 2022-23 का। और एक होलसेल प्राइस इंडेक्स भी है, जिसका पहले बेस ईयर 2011-12 था, और अब इसके बेस ईयर को भी 2022-23 का बेस ईयर कर दिया गया है। ठीक है, और जीडीपी का भी बेस ईयर 2022-23 का है। क्या होता है कि बेस ईयर को चेंज करना पड़ता है 5 से 10 साल में, ताकि जीडीपी का सटीक कैलकुलेशन किया जा सके। अब रियल जीडीपी क्या होती है, गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू है ना, वो एक बेस ईयर के आधार पर निकाली जाती है रियल जीडीपी में, ताकि जो इन्फ्लेशन है ना उसका फर्क नहीं पड़े और एक एक्चुअल जीडीपी को निकाला जा सके। और जो नॉमिनल जीडीपी होती है वर्तमान कीमत पर ही निकाली जाती है, इन्फ्लेशन को भी इसमें कैलकुलेट कर लिया जाता है। तो ये जो रनिंग मॉडल होता है उसकी जीडीपी कैलकुलेट करने में मदद मिलती है, लेकिन अर्थव्यवस्था को रियल जीडीपी के आधार पर मापा जाता है, तो एक बेस ईयर लिया जाता है। करंट बेस ईयर क्या है, 2022-23 का। नए दिशा निर्देशों के अनुसार वंदे मातरम के कितने छंद अनिवार्य रूप से अब गाए जाएंगे? तो होम मिनिस्ट्री ने एक आदेश जारी किया, एक प्रोटोकॉल जारी किया, और इन्होंने बताया है कि अब वंदे मातरम के 6 छंदों को गाना अनिवार्य किया गया है। जहां पर भी वंदे मातरम बजेगा 6 छंद अनिवार्य रूप से गाए जाएंगे। गवर्नमेंट इवेंट्स में, स्कूल्स में, फॉर्मल इवेंट्स में अब वंदे मातरम को बजाना भी अनिवार्य, ये कहा है हमारी होम मिनिस्ट्री ने। कुछ समय पहले वंदे मातरम को लेकर काफी एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी, तो अब जो होम मिनिस्ट्री है उसने एक आदेश सर्कुलेट किया है, प्रोटोकॉल जारी किया है कि भैया अब अनिवार्य है वंदे मातरम को गाना। पहले क्या होता था, केवल 2 छंद गाए जाते थे, लेकिन अब इसको गवर्नमेंट ने अनिवार्य किया है कि 6 छंद सभी की सभी गाए जाना अनिवार्य है। बहुत जगह की जनगण मन, जो कि हमारा राष्ट्रीय गान है, नेशनल, एक तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान जनगण मन, अगर दोनों गाए जाते हैं, जहां पर भी गाए जा रहे हैं, तो फिर पहले वंदे मातरम गाया जाएगा और उसके बाद राष्ट्रीय गान को गाया जाएगा, जनगण मन को। तो यह प्रावधान किया गया है जो होम मिनिस्ट्री का नया सर्कुलेशन आया है उसमें। ठीक है, जो हमारा वंदे मातरम है उनको, उसको गाने में, 6 छंद को गाने में 3 मिनट 10 सेकेंड का समय लगेगा, और 52 सेकेंड लगते हैं हमारे जनगण मन को गाने में। तो अगर दोनों मिलाते हैं तो ऑलमोस्ट ये 4 मिनट 2 सेकेंड का समय हो जाएगा ऑल ओवर। लेकिन अगर केवल वंदे मातरम की बात करें 6 छंदों की, तो इसको 3 मिनट 10 सेकेंड का समय लगेगा। अगर कहीं पर भी दोनों में से कोई भी अगर बजाया जा रहा है तो फिर भाई खड़े होना अनिवार्य है। ये सर्कुलेशन है जो कि पहले भी था, और सम्मान में हर व्यक्ति को खड़े होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीय गीत की बात करते हैं तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रीय गीत की रचना की थी 1875 में। ओके, और ये पहली बार आनंद मठ, जो कि इनका उपन्यास था, इसमें 1882 में प्रकाशित हुआ था। कौन सा? वंदे मातरम, जो कि हमारा राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, 12 फरवरी 2026 को स्वामी दयानंद सरस्वती की 202वीं जयंती मनाई गई। दयानंद सरस्वती जी ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो भारतीय जो समाज सुधारक के इतिहास में, उनमें एक नाम आता है स्वामी दयानंद सरस्वती का। 12 फरवरी को स्वामी दयानंद सरस्वती की 202वीं जयंती मनाई गई थी, जन्म जयंती। इनके द्वारा इतिहास में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। एक बहुत ही स्पेशल समाज सुधार मूवमेंट था ये, है ना, हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट भी आप इसको बोल सकते हैं। आर्य समाज को, हिंदू धर्म में जो कुरीतियां थी, जैसे अंधविश्वास है, पाखंड है, उनको दूर करने के लिए आर्य समाज की स्थापना की गई थी 1875 में। और इन्होंने कहा था कि भाई वेद जो है हमारे हिंदू रिलीजियन में, हिंदू मान्यता में, वो शुद्ध ज्ञान है,
तो वेदों की ओर लौटो का जो नारा था, ये क्वेश्चन आता है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। बैक टू द वेदास, ये नारा स्वामी दयानंद सरस्वती का था। 12 फरवरी 2026 को इनकी 202वीं जयंती मनाई गई है। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी और एक और आह्वान किया था, स्वराज इंडियन फॉर इंडिया। ठीक है, यह भी इन्हीं का एक नारा है। एक महान सोशल रिफॉर्मर, चिंतक, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। तो इन्होंने जो आर्य समाज की स्थापना की वो मुंबई के गिरगांव में की थी। हालांकि बाद में इसका जो हेडक्वार्टर है वो लाहौर स्थानांतरित कर दिया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था 12 फरवरी 1824 में तनकारा, जो कि गुजरात का एक प्लेस है, यहां पर इनका जन्म हुआ था। और मूल शंकर तिवारी इनके बचपन का नाम है। 1883 में 30 अक्टूबर को निधन हुआ था स्वामी दयानंद सरस्वती का। तो 12 फरवरी को इनकी 202वीं जयंती हाल ही में मनाई गई। समाचार में रहे उष्णकटिबंधीय चक्रवात गेजानी ने किस देश को प्रभावित किया? गेजानी जो कि एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ये इंडियन ओशियन में आया है, दक्षिण पश्चिम इंडियन ओशियन में देखने को मिला और इसने प्रभावित किया है मेडागास्कर देश को। मेडागास्कर की अगर हम लोकेशन देखते हैं तो हमको अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में एक आइलैंड पर देखने को मिलता है मेडागास्कर। ये इंडियन ओशियन का पार्ट है। तो ये अगर आप यहां पर मैप देख रहे हैं तो ये यहां से इस तरीके से ये इंडियन ओशियन का पार्ट है मेडागास्कर। तो एक साइक्लोन आया है अभी और इसने ये दक्षिण पश्चिम इंडियन ओशियन है, इस साइक्लोन ने मेडागास्कर क्षेत्र को प्रभावित किया और साइक्लोन का नाम है गेजानी। इंडियन ओशियन में उठा है, मेडागास्कर को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। मेडागास्कर की एक पोर्ट सिटी है बहुत ही फेमस, जिसका नाम है तुआमासीना शहर। तो ये तुआमासीना शहर को इसने 75% तक डिस्ट्रॉय कर दिया। पोर्ट सिटी इतना भयानक था, काफी लोगों की यहां पर मृत्यु हुई, काफी लैंडफॉल हुआ और काफी लोगों को सुरक्षित स्थान पर भी भेजना पड़ा। 195 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी इस साइक्लोन की। गेजानी नाम का ये साइक्लोन। इसके बाद ये मोजाम्बिक चैनल, जो कि मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में इस तरफ ये आगे बढ़ा है। ठीक है, मोजाम्बिक चैनल मेडागास्कर और अफ्रीका की जो मुख्य भूमि है उसके बीच में एक समुद्री क्षेत्र है, इसे मोजाम्बिक चैनल कहा जाता है। तो ये मोजाम्बिक चैनल की ओर इसकी बाद आगे बढ़ा है ये जो साइक्लोन है। ठीक है, मेडागास्कर एंटाना अरीवो इसकी कैपिटल है। एंटाना अरीवो, एंटानानार अरीवो, जो भी आप पढ़ें। ठीक है, इंडियन ओशियन में एक देश है और इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, द 4th लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड का चौथा सबसे बड़ा द्वीप आइलैंड। ठीक है, कौन सा है? तो ये मेडागास्कर है। वैसे मेडागास्कर से क्वेश्चन आ सकता है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा। और इंडियन ओशियन में लोकेशन है, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, याद रखना। लास्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड रेडियो डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड रेडियो डे हर साल मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में 13 फरवरी को। ठीक है, वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी को मनाया जाता है। 2011 में यूनेस्को के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। एक यूनाइटेड नेशन रेडियो, इसकी स्मृति में मनाया जाता है वर्ल्ड रेडियो डे। जो यूनाइटेड नेशन रेडियो है 1946 में स्थापित हुआ था और इसी की स्मृति के रूप में यूनेस्को ने 2011 में अनाउंस किया था कि वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाएगा। तो 2011 से हर साल 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जा रहा है। 2013 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने भी इसको मान्यता दे दी थी। आगे चलकर 2026 में रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई इज द टूल नॉट अ वॉइस, यह थीम रखी गई है वर्ल्ड रेडियो डे की। इजी। तो 13 फरवरी को हर साल ये डे मनाया जाता है। यूनेस्को मनाता है, तो यूनेस्को के बारे में हम बात कर लेते हैं। 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। वर्ल्ड में एजुकेशन, साइंस, कल्चर और मीडिया फ्रीडम के लिए काम करने वाली संस्था है। स्पेशली एजुकेशन और कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। तो यहां पर 13 फरवरी के सभी करंट अफेयर हमने यहां पर डिटेल में डिस्कस किए। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को यहां पर डिटेल में समझा। इंपॉर्टेंट थे सारे, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बोला था, मजा आएगा एक एक क्वेश्चन को नोट करना। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं।
बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2024-25 के अनुसार भारत में सबसे अधिक ऊन उत्पादन किस राज्य ने किया है? तो यह किया है किसने? राजस्थान ने। नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो इंडिया की रैंक है 45। दिल्ली सरकार ने दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो यह है शिखर धवन। राष्ट्रीय महिला दिवस भारत में हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह डे भी मनाया जाता है 13 फरवरी को। कल हमने बात की थी इसकी। राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो इसकी शुरुआत की गई है कहां पर? मध्य प्रदेश राज्य में। बायोफेज 2026 में कंट्री ऑफ द ईयर किस देश को प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया किसको? इंडिया को। भारत की अध्यक्षता में पहली ब्रिक्स शेरपा मीटिंग कहां आयोजित की गई? भारत की अध्यक्षता में पहली ब्रिक्स शेरपा मीटिंग का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। आगे चलेंगे। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तकें ए माटी कथा कहे और बख्शी जगबंधु द ग्रेट कमांडर किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस बुक को लिखा है विश्वभूषण हरिचंदन ने। चर्चा में रहे आदित्य पांड्या किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये एस्ट्रोनॉट, एनालॉग एस्ट्रोनॉट बने हैं। और भारत ने हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम किस देश के साथ शुरू किया है? तो यह देश हो जाएगा नीदरलैंड। डन। तो ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के रिवाइज कर लिए हमने। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर सिंपल ही है सारे। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात। पानी का रासायनिक सूत्र देखें H2O है। और पंखे का आविष्कार स्काइलर स्कॉट्स व्हीलर के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो यह है पंखे के आविष्कारक। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, यहां पर हमने आंसर ले लिए। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? और 78th कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी ओर अवार्ड किसने जीता है? तीनों क्वेश्चन को आराम से नोट करो, कमेंट में आंसर कीजिएगा। चेकआउट कीजिएगा एप्लीकेशन को, क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को। यहाँ इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, मॉक टेस्ट मिल जाएगा, लगाइएगा। और सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके ही जाइएगा। ओके, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऑफर ऑफ द डे की, वहां पर क्लिक कीजिए, मेंटरशिप प्रोग्राम को वहां से ज्वाइन कीजिए। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।